नैनीताल से लौटे 6 महीने गुजर चुके। दिल्ली में अब गर्मी नहीं, कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। 11 बजे के करीब मोटे गरम शॉल के बदन को चारों ओर लपेटकर मनीषा कहानी लिखने बैठी ही थी कि फ़ोन की घंटी बजी। उफ, जब भी कोई काम हाथ में लेती है फ़ोन ज़रूर चीखना शुरू कर देता है। कम से कम लगता है ऐसा ही है। सारी सुबह वह रसोई घर में व्यस्त रहती है। नाश्ता बनाकर फ़ौरन ही दोपहर का खाना बनाने में जुट जाती है। समय रहता है तो रात के लिए भी एक आध सब्जी बनाकर रख लेती है। बाकी काम में से काफ़ी कुछ घर का छोटा इकलौता नौकर बहादुर निपटा देता है। शाम का समय कुछ फुर्सत का होता है, तब फ़ोन शायद ही कभी बजता हो। अधिकतर बजता है सुबह 10:30 के बाद, जब मधुकर कॉलेज चला जाता है तथा वह घर के काम से फारिग होकर लिखने बैठती है। लगता है उसने उसके दैनिक जीवन में फ़ोन अनधिकार प्रवेश कर गया है। सारी दुनिया को जैसे उसे फ़ोन करने के लिए बस यही समय मिलता है, उसे नहीं तो मधुकर को, यह जानते हुए कि इस वक्त वह कभी घर पर नहीं मिलता और कुछ नहीं तो गलत पर गलत नंबर ही चले आते हैं। मधुकर ठीक कहता है, इस देश का यंत्रीकरण इस कदर फिसड्डी तरीके से हुआ है कि ना होता तो बेहतर रहता। ना फ़ोन होता, ना उसमें गलत नंबर मिलते। जिद करके वह उठ ही नहीं, कलम थामे बैठी रही। फ़ोन की घंटी बजती रही। मनीषा बैठी तो रही पर लिख आगे एक शब्द भी नहीं पाई। फ़ोन की घंटी धैर्य के साथ ऐसे बजती रही जैसे करने वाला जन्मजात बेकार हो। आखिर असहिष्णु हुई तो मनीषा ही फ़ोन करने वाला नहीं। कॉपी को ज़ोर से मेज पर पटकते अपनी कुर्सी पीछे खसकाई और लेखन के दायरे से बाहर निकल गई। कसम से गलत नंबर हुआ तो वह सुनाएगी कमबख्त को कि वह हमेशा याद रखेगा। हेलो, उसने सख्त तेज आवाज़ में कहा। हेलो, मनीषा से बात करनी है, उधर से आवाज़ आई। बोल रही हूँ, उसने उसी कर्कश स्वर में कहा। लगता है काम के बीच में तंग किया है। जी, पर आप हैं कौन साहब? जितिन। जी कौन? जितिन राय। ओ तुम, मैंने सोचा कब आए? आज, अभी। कब तक हो? परसों चला जाऊंगा। ओह, मिलोगी आज? आज कब, कहाँ? अभी कुछ काम है, 4 बजे तक निपट जाएगा, तब आओ। इंटर कॉन्टिनेंटल होटल के होटल बोट बार में, जानती हो ना? हाँ, पर 4 बजे? 4 बजे तो असंभव है। 4 बजे तक तो मधुकर कॉलेज से घर लौट आता है। ओह, उधर कुछ देर चुप्पी रही, फिर आवाज़ आई, कब आना ठीक रहेगा? 11 तक। कहते कहते उसने घड़ी में देखा, 11:15 बज रहे हैं। मेरा मतलब 12। उसने कहा, ठीक है, मैं इंतज़ार करूँगा। तुम्हें असुविधा तो ना होगी अपॉइंटमेंट खिसकाने में? होगी तो। जितिन खिलखिलाकर हंस पड़ा। झेल लूँगा। और फ़ोन काट दिया। मनीषा देर तक चोंगा हाथ में लिए हतबुद्धि सी बैठी रही। जितिन, एक बार फिर जितिन। अब तक वह केवल एक बार में एक प्रश्न सुनकर उसके अनुकूल उत्तर देती रही थी। पूरी स्थिति भर सूझ समझ बूझकर विचार करने के लिए बहुत हकबका गई थी। अब फ़ोन का खिर खिर करता चोंगा धीरे धीरे वापस रहकर वह गहरी सोच में पड़ गई। नैनीताल से लौटने पर काफ़ी दिन तक वह जितिन के विषय में सोचती रही थी। उसका सचमुच पत्र आएगा, यह उम्मीद ना होते हुए भी वह दिन में 3-4 बार स्वयं जाकर पत्र पेटी देखना ना भूलती थी और हर बार पत्र ना पाने पर नाउम्मीदी की कचोट भी महसूस कर जाया करती थी। यह सिलसिला चला होगा कोई 2 महीने, हद से हद 3। फिर सब सामान्य हो गया था। पहले की तरह नौकर डाक लेकर मेज पर डाल जाने लगा। यही हाल फ़ोन के साथ भी रहा। नैनीताल से लौटने के बाद उसके नौकर को सख्त ताकीद दी गई थी कि उसके घर पर रहते हुए वह फ़ोन कदापि ना उठाए। घंटी बजने पर वह जहाँ भी होती थी हाथ का काम छोड़कर भागी आती थी। यह स्थिति भी 2 महीने से अधिक नहीं टिकी। फ़ोन की घंटी बजने पर उसने दोबारा खींच महसूस करना आरंभ कर दिया था, पहले से भी कहीं अधिक। पिछले दिनों की अपनी निरर्थक भाग दौड़ पर जो खींच थी वह भी उसे जा मिली थी और
अब जब उसने जितिन से नैनीताल में मुलाकात को महज एक मुलाकात करार कर दिमाग के एक कोने में संजो दिया था, वह फिर उस तक आ पहुंचा था, और इतनी सहज आत्मीयता के साथ कि बीच के अंतराल महत्वहीन हो उठा था। उसी सहज आत्मीयता से उसने भी उसके बुलावे का उत्तर दे डाला, पर अब उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि इस पुनरागमन को ठीक किस भाव में लें। अपने आप को बह जाने दे, बिना सोचे विचारे वह करती जाए जो एक क्षण के लिए बाद दूसरी क्षण की मांग हो, यानी अब उठे, मुँह हाथ धोए, कपड़े बदले, बालों पर तब तक ब्रश फेरे जब तक वह चमक न उठें, पर साथ ही वह यह ख्याल रखे कि यह सब करने में 12 से ऊपर ना बज जाएं। फिर घर में ताला लगाकर टैक्सी बुलाए और इंटर कॉन्टिनेंटल होटल पहुंचा जाए। जितिन से मिले और फिर जो हो होने दे, बस इतना ख्याल रखते हुए कि वापस घर लौटने में 4 से ऊपर ना हो। या बैठकर थोड़ा सोचे विचारे, बुद्धि से काम ले, समझने की कोशिश करे कि यूँ जितिन से यदा कदा मिलने में आखिर लाभ क्या है और हानि कितनी है। सोच समझकर उसे फ़ोन करके कह दे कि आना असंभव नहीं होगा और दोबारा कहानी लिखने बैठ जाए। मस्तिष्क पर जोर देकर उसने याद करने की कोशिश की कि वह क्या लिख रही थी। बहुत सोचने पर यह तो याद आ गया कि अंतिम वाक्य क्या लिखा था, पर यह नहीं कि आगे क्या लिखने वाली थी। याद आया तो जितिन का कहा अंतिम वाक्य, झेल लूँगा, और उसके साथ ही उसकी उन्मुक्त हंसी। कहानी अब नहीं लिखी जा सकेगी, उसने सोचा, और मन के भीतर उसी हंसी की प्रतिध्वनि झनझन कर बजती चली गई। वह उठी और गुसल खाने में जाकर हाथ मुँह धोने लगी। ठीक 12 बजे वह इंटर कॉन्टिनेंटल होटल के हाउस बोट के बार में थी, और जितिन कह रहा था, बिल्कुल वक्त पर और बिल्कुल खूबसूरत, जैसा मैंने सोचा था। चलो कमरे में चलकर बैठें, तुम्हारी किताब साथ लाया हूँ ऑटोग्राफ कराने। कमरे के बीच में पहुंचकर मनीषा ढिढ़क कर खड़ी हो गई। जितिन आगे बढ़ गया और कोने में रखी मेज पर से उसकी किताब और पेन उठाकर उसके सामने आ खड़ा हुआ। मनीषा ने अपने हाथ से दोनों चीज़ें थाम ली और अकंपित लिखाई में अपना नाम मुख्य पृष्ठ पर लिख दिया, मनीषा। यह उसका अपना नाम है। इसका ताल्लुक न जितिन राय से है, न मधुकर नागपाल से। मनीषा के माँ के मुख्य पृष्ठ पर फैलते फैलते उसके होठों पर भी संतुष्ट मुस्कुराहट फैल गई। जिस आत्मगौरव का अनुभव उसने इन कहानियों को लिखते समय और फिर उन्हें संकलन रूप से देखकर किया था, आज जितिन के सामने उन्हें अपना घोषित करते हुए फिर उसके अंतर को गहरे छू गया। हस्ताक्षर कर देने के बाद भी कुछ देर वह किताब को कसकर थामे रही और नज़र मुख पृष्ठ पर ही जमाए रही। लगा जीवन की तमाम विचलता के बीच एक ऐसा बिंदु भी है जो सदा अपनी जगह स्थिर रहेगा। फिर जितिन ने दोनों चीज़ें उसके हाथ से लेकर पास पड़ी मेज पर रख दी। यह करने के लिए उसे अपनी जगह से हिलने की आवश्यकता नहीं हुई। रख देने के बाद भी वह वहीं खड़ा रहा। ठीक कितनी देर, दोनों में से किसी को पता नहीं। बस इतनी की मनीषा कामना कर उठी, इससे पहले कि वह स्वयं हाथ बढ़ाकर अपने बीच के छोटे से फासले को बिठा दे, जितिन उसे अपनी बाहों में ले ले। यही हुआ, वह जितिन की बाहों में पहुंच गई। बिना प्रस्तावना के उसने अपने होंठ उसके होठों पर रख दिए। वह उसे बहला फुसलाकर धीरे धीरे मिलन के लिए तैयार नहीं कर रहा था। उसके लिए यह कोई नासमझ गुड़िया नहीं थी जिसमें प्रेम का वास्ता देकर जान भरने की ज़रूरत महसूस की जाए। मनीषा अच्छी तरह समझ रही थी कि यह जितिन का चुंबन सीधे और स्पष्ट तरीके से अपनी ज़रूरत कह रहा है और उसकी ज़रूरत पूछ रहा है। मनीषा ना चाहती तो हट जाए, जितिन मुनहार नहीं करेगा। मनीषा चाहती है तो उत्तर दे, उसी की तरह स्पष्ट भाषा में। जितिन आजीवन निर्वाह की मांग नहीं करेगा। वह दोनों एक दूसरे के सामने दो सर्वथा स्वतंत्र व्यक्तियों की तरह खड़े हैं, जो अपने अपने औचित्य का निर्णय स्वयं कर सकते हैं। न कोई बंधन है, न कर्तव्य, न लोभ। बिना झिझक उसने प्रत्युत्तर दे डाला, सच, वासना को कर्तव्य बना देना, शरीर को बंधक रख देना, इससे बड़ी विडंबना इंसान के साथ और क्या हो सकती है।
आज इतने दिन बाद जितिन के कठोर आलिंगन में आकर उसने समझा कि प्यार करना कला नहीं, ज़रूरत है। यूँ तो इंसान की ना जाने कितनी ज़रूरतें होती हैं, पर सिर्फ यही ज़रूरत ऐसी है जिसमें एक व्यक्ति भी सम्मिलित नहीं, जिसमें एक अन्य व्यक्ति भी सम्मिलित रहता है। बिना शोषण इसकी पूर्ति तभी हो सकती है जब दोनों की ज़रूरत एक हो। हाँ, जब ज़रूरत एक हो तो शरीर का मिलन अद्भुत अनुभव बन जाता है। बुद्धि और मन से परे, आडंबर और प्रतिबद्धता के घेरों से मुक्त। देह क्या इतनी तुच्छ है कि कर्म करने के लिए उसे हरदम किसी न किसी मुखौटों की आवश्यकता है? प्यार प्यार प्यार। क्या शरीर के पोरों की हर झलक, हर जुम्बिश प्यार के पास गिरवी रखी है? क्या चरमोत्कर्ष के दहलाते क्षण शरीर के अपने नहीं, प्यार के उधार पर मिले हैं? मनीषा को लगा जब वह प्यार के चक्कर में पड़ी है, वासना उससे छूट गई है। प्यार के रहते वासना ना होने पर वह घबरा उठती है, ज़बरदस्ती वासना का आडंबर करने लगती है। वासना हो तो भी घबरा जाती है, उससे हटकर प्यार का इकरार करने लगती है। पर आज जितिन से प्यार के इकरार की आवश्यकता नहीं है। जितिन से वासना के आडंबर का तो खैर प्रश्न ही नहीं उठता। आज पहली बार मनीषा ने समझा और स्वीकारा कि शरीर का अपना एक वैभव और औचित्य है। अब तक जब भी वह उससे टकराई थी, झिटक कर दूर जा खड़ी हुई थी और अपने आसपास प्यार की छोटी खुशनुमा सीढ़ियाँ खोजने लगी थी, इतनी सतर्कता के साथ कि उस उनीदेपन से ही बाहर तैर आई थी जो उसे पाने के लिए ज़रूरी है। जितिन को प्यार करते हुए एक बार भी उसे मधुकर का ख्याल नहीं आया, और न जितिन का ही ख्याल शायद अपना भी नहीं आया। ख्याल का ताल्लुक बुद्धि से होता है। मनीषा उस समय बुद्धि की गिरफ्त में नहीं थी, वह बस थी और अपने को होने दे रही थी। जितिन भी था क्योंकि होना चाहता था, ना चाहता तो हट सकता था। मनीषा को दुख नहीं होता, क्रोध भी नहीं आता और ना उसका अपमान ही होता। हाँ, निराशा अवश्य होती। एक अनुभव उससे छूट जाता, अपने को समझने का एक क्षण, अपने को पाने का एक क्षण। यह सब विश्लेषण मनीषा ने बाद में किया। बिस्तर पर वह अलसाई सी लेटी ही रही थी और जितिन ने चाय का प्याला उसे पकड़ा दिया था। इससे पहले सोचने परखने का समय रहा था, न इच्छा। अधिकतर जितिन को देखकर लगता है वह तटस्थ उन्नीदी आँखों से सामने से गुजर रही जिंदगी की रेल पेल देख रहा है। बस कभी कभी ऐसे क्षण आते हैं जब वह अलसाया शरीर सहसा बिजली के तार के समान खिंचकर तन जाता है। भीतर कहीं खदबदाता लावा खोलकर फूट पड़ता है और लगता है विध्वंस के बाद सृष्टि का यही रूप होगा। ऐसा एक क्षण अभी गुजर कर चुका है। आज मनीषा को अपने पोरों से भी वैसा ही लावा फूटता प्रतीत हुआ है जिससे जितिन के विकट और आकस्मिक प्रेम से वह विचलित नहीं, केवल परितुष्ट हुई है। चाय की छोटी छोटी चुस्कियां लेते लेते मनीषा मुस्कुरा उठी। चाय ठीक थी? जितिन ने बाथरूम से बाहर निकलते हुए पूछा। बिल्कुल, उसने कहा, फिर सहसा ख्याल आने पर पूछ बैठी, पर चाय यहाँ बनी कैसे होटल के कमरे में? क्यों, मंगाई थी? जितिन को उसके प्रश्न पर आश्चर्य हुआ। किससे? बैरे से। और किससे? पर जब वह आया तुम सो रही थी, जितिन ने बात साफ करते हुए कहा। पर बात को बीच में छोड़कर उसने अपने ऊपर नज़र डाली। उसका नग्न शरीर चादर से ढका हुआ था। मैंने सोचा तुम उठते ही चाय पीना पसंद करोगी। नहीं, वह जोर से हंस पड़ी। बैरे ने क्या सोचा होगा? यह सोचने का जितिन को ख्याल ही नहीं आया होगा। चाय चाहिए थी, चाय मंगा ली बस। उसके वहाँ होने ना होने से बैरे को क्या लेना देना? बैरे को तुम्हारे कमरे में लड़कियां देखने की आदत है क्या? वैसे ही हंसते हंसते उसने पूछा। बैरा मुझे नहीं जानता, जितिन ने संजीदगी से उत्तर दिया। जानता होता तो ना मंगाते? वह और ज़ोर से हंसती। क्यों नहीं मंगाता? मुझे देखकर क्या सोचता? जो भी सोचता। वो जितिन, तुम अद्भुत हो, एकदम अद्भुत। वह हंसती पड़ी। लगता है तुम्हें नशा हो गया है। जितिन भी हंस पड़ा।
पर अब उठो, तुमने कहा था ना 4 बजे घर पहुंचना है, 3:45 बज रहे हैं। एक झटके के साथ उसकी हंसी गायब हो गई। नज़र घड़ी पर घुमाई, सचमुच 3:45। समय बहुत कम है, 4 बजे तक घर पहुंचना है, मधुकर के आने से पहले। वह उठने की तैयारी करने लगी। देखा जितिन सिगरेट जलाकर सामने सोफे पर बैठ गया है। बैठकर उसने पूछा, कल आओगी? जितिन के सामने बिस्तर पर से बिना कपड़े पहने निकलने में उसे झिझक महसूस होने लगी, पर समय कम था और वह इतने इत्मीनान से बैठा था कि उससे वहाँ के हट जाने को कहने में भी अजीब सा लगा। कुछ देर की कसमकस के बाद उसने अपने को झकझोरा और चादर फेंक कर उठ खड़ी हुई। तुम बहुत दुबली हो गई हो, जितिन की आवाज़ सुनाई पड़ी। आई एम सॉरी, उसने कुछ तीखेपन से कहा। होना चाहिए, तुम्हें अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहिए। सेहत क्या करेगी? और उसने और तीखे स्वर में कहा, बूढ़ी हो रही हूँ। और बाथरूम की ओर बढ़ गई। नहीं, पीछे से जितिन को दृढ़ स्वर में कहते हुए सुना, बूढ़ी नहीं, बस दुबली। सुंदर तुम वैसी की वैसी हो। कपड़े पहनकर बाहर निकलो। तो जितिन ने कहा, बतलाया नहीं, कल किस वक्त आओगी? कल? अभी तो सोचा नहीं। अच्छा चलो, नीचे उतरते उतरते बात कर लेंगे। कल 11 बजे आ सकोगी? लिफ्ट में उतरने लगे तो उसने फिर पूछा, पता नहीं, अभी कुछ सोचा नहीं, आ भी सकूंगी या नहीं। कोई ख़ास वजह हो ना आने की तो दूसरी बात है, वरना आना। जितिन ने कहा, आना चाहती हो ना? तुम क्या सोचते हो? मैं तो चाहता हूँ तुम आओ, ज़रूर आओ। नहीं, तुम्हारे ख्याल से मैं क्या चाहती हूँ मैं कैसे कह सकता हूँ। आज लगा तुम मेरे साथ खुश थी, पर कल आना चाहती हो या नहीं, यह तो तुम ही जान सकती हो। सुबह फ़ोन करना, तब बताऊंगी। कितने बजे? जितिन बिल्कुल असहज था। अच्छा, मेरे आने ना आने से तुम्हें फ़र्क पड़ता है? मनीषा ने पूछा। बिल्कुल, बहुत। मैं चाहता हूँ तुम आओ। नहीं आओगी तो मैं निराश होऊंगा। और निराश होने पर तुम क्या करते हो? कुछ नहीं, निराश रहता हूँ। ओ जितिन, एक बार फिर मनोबल का खेल छोड़। मनीषा अनायास हंस पड़ी। तुम अद्भुत हो, एकदम अद्भुत। उसने कहा, इन 4 वर्षों में मैं ऐसे उत्तर सुनने को तरस गई हूँ, जानते हो। और कोई होता तो क्या कहता? क्या कहता? तुम नहीं आओगी तो मेरी दुनिया सूनी हो जाएगी। किसी काम में मेरा मन नहीं लगेगा। तुम्ही से मिलने तो मैं इतनी दूर से दिल्ली चला आ रहा हूँ। तुम नहीं मिलोगी तो मैं बेमौत मारा जाऊँगा। हो सकता है खुदकुशी की धमकी ही दे बैठता, पर करता नहीं, जितिन ने कहा। और बाकी सब तो झूठ होता। हाँ, पर एक प्यारा झूठ। लिफ्ट रुक गई, दोनों बाहर आ गए। सहसा जितिन गंभीर स्वर में बोला, सचमुच मुझ में यह बहुत कमी है। मुझे अच्छे अच्छे प्यारे झूठ बोलने नहीं आते। कोशिश करूं तो मैं भी गड़बड़ा जाता हूं, पर सच तो यह है कि मैं कोशिश करता ही नहीं। मनीषा को जितिन का यह अपने को दोषी ठहराता मायूस रूप बहुत भला लगा, और इससे भी भला वह जिसके लिए वह अपने को दोषी ठहरा रहा था। सच्चाई से अपने झूठ ना बोल पाने की त्रुटि को जाहिर कर देना। इतने मायूस क्यों होते हो? उसने हंसकर मधुर स्वर में कहा, अब जा रही हूँ। कल 11 बजे फिर आऊँगी, तब सब कुछ खोल कर बताना।